हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर आप बोल सकते हैं और जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन एंड नेचर। तो हम पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर कह लो, सेकंड स्टेप कह लो, हम उस आगे है। इसका नाम गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड नेचर। तो गुडविल क्या होती है और कितने टाइप्स की गुडविल होती है और किस तरीके से हम इस गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करा जाएगा और कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्या इसके बिहाइंड में लॉजिक है, वो सभी बातें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और जितना ये छोटा चैप्टर है उतना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ये चैप्टर जितना छोटा है ना उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हो मुझे पता नहीं, पर अगर पढ़ा है तो वो लेवल का पढ़ने में अलग ही मजा आएगा। अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कोशिश ये करूंगा कि आपको जितनी नॉलेज हो सके उतनी दूर इस चैप्टर के अंदर, जितने मीनिंग मैं बता सकूं उस चैप्टर के अंदर उतनी चीजें बताऊं। फॉर्मूला को ड्राइव करना सिखाऊं, फॉर्मूला रटवाऊं नहीं, ड्राइव करना सिखाऊं। तो सभी चीजें देखेंगे, पूरा वीडियो देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, पूरा चैप्टर्स को देखिए। अब ये एक लेक्चर में चैप्टर खत्म नहीं होगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा तो अच्छा मजा आएगा आपको। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको कुछ नई बातें बताने की कोशिश करेंगे। आओ सर, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर कह सकते हैं, बेसिक पढ़ा हमने पार्टनरशिप का, सेकंड चैप्टर कह सकते हैं गुडविल। आपके पास वैल्यूएशन एंड नेचर। तो सबसे पहले सकते हैं कि मतलब क्या है गुडविल का, मीनिंग सीखते हैं सर। मीनिंग कि क्या मीनिंग है गुडविल का। सामने देखेंगे, मैं लिखता हूं और आपको मैं सामने दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, सामने मैंने आपके लिए लिख दिया है कि गुडविल किसे कहते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल बहुतों ने सुना होगा। गुडविल का मतलब एक अगर वर्ड में कहूं तो रेपुटेशन है ना। एक अगर वर्ड में कहूं तो रेपुटेशन, गुडविल का मतलब क्या है, एक तरीके से हमारी रेपुटेशन। बट अगर मैं इसको एक डेफिनेशन में कहूं तो इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन बनती है। क्या बनती है? कहता है गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट क्यों है? क्योंकि जो हमारी रेपुटेशन है, जो हमारी ब्रांड वैल्यू है, वो हम फील कर सकते हैं दोस्तों। वो हम देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। तो इंटेंजिबल एसेट इसलिए बोला गया कि गुडविल को हम बस फील कर सकते हैं। मेरी एक दुकान है मेरे मोहल्ले में, और वो दुकान मेरी बहुत अच्छी चलती है। मेरी एक कपड़ों की दुकान है, जस्ट अज्यूम करो कि मेरी एक कपड़ों की दुकान है, और बहुत सारे जनों की उस मार्केट के अंदर, जिस मार्केट में मेरी कपड़ों की दुकान है, बहुत सारे जनों की उस मार्केट में भी कपड़ों की दुकान है, पर कस्टमर मेरे पास आना पसंद करते हैं। तो दैट्स द ब्रांड वैल्यू। जो कस्टमर किसी और दुकान पे नहीं जाते, मेरी दुकान पे आते हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा देता हूं, मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन करता हूं, ठीक, मैं कस्टमर की सर्विस को ऑन टाइम प्रोवाइड करता हूं, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता हूं, और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो अच्छा देता हूं और थोड़ा कम सस्ते में देता हूं। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कस्टमर ये सोचता है यार चलो उस दुकान में चलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या हुआ कि कोई कस्टमर मेरी ही दुकान पे आ रहा है, बाकियों की दुकान पे बहुत कम जा रहे हैं, मेरी दुकान पे जा रहा है, इसलिए मेरी दुकान की जो वैल्यू है, मेरे दुकान का जो नाम है, शॉप का नाम है, वो उसकी वैल्यू क्रिएट हो रही है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है। ये बढ़ने की वजह होती है हमारा एफर्ट। ये बढ़ने की वजह हमारा एफर्ट होता है दोस्तों। तो अब मेरी वैल्यू जो बढ़ रही है, मुझे दिख तो नहीं रही कहीं, इसलिए दोस्तों इसको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है कि गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये हमें कहीं दिखता नहीं है दोस्तों, हम इसको फील कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? इट कैन नॉट बी सीन एंड टच, इट कैन बी फील। तो इंटेंजिबल एसेट इसलिए है ऐसी एसेट जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फील, महसूस कर सकते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इट कैन बी फील ओनली, इट कैन बी फील ओनली। क्योंकि हम इसको फील कर सकते हैं, कहीं देख नहीं सकते, बिल्डिंग की तरह टच नहीं कर सकते, कंप्यूटर की तरह इसको टच नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हाँ यार मेरा नाम चल रहा है, हाँ मेरा नाम काफी अच्छा चल रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं, है ना। तो वो इस तरीके से क्या होगी? गुडविल क्रिएट करना बहुत मेहनत लगती है गुडविल क्रिएट करने में। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आगे पढ़ता हूं कि गुडविल कंपनी को, एंटरप्राइज को एक बड़ा एडवांटेजेस बेनिफिट देती है फ्यूचर के अंदर। अब गुडविल एक्चुअल में अगर मैं एक लाइन में गुडविल का मतलब समझाऊं तो क्या है, जरा ध्यान सुनना। एक लाइन में, एक स्टेटमेंट में अगर गुडविल का मतलब समझाऊं तो समझना, जब कोई फर्म, जब कोई एंटरप्राइज, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन
पास्ट में अपना एफर्ट डालकर, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई एंटरप्राइज या कोई भी फर्म पास्ट में अपना एफर्ट लगाकर, अपनी जी तोड़ मेहनत कर कर और उसका बेनिफिट फ्यूचर में अगर उसको मिलता है, तो फ्यूचर में जो बेनिफिट मिला कम एफर्ट देकर, दैट द मीनिंग ऑफ गुडविल। दोबारा समझते हैं एक बार और। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई फर्म, जब कोई एंटरप्राइज पास्ट में अपना एफर्ट जो दिया था पास्ट के अंदर, उस एफर्ट का एडवांटेजेस फ्यूचर में मिल रहा है, पर फ्यूचर में हम उसको, फ्यूचर में कंपनी इतना एफर्ट नहीं डाल रही जितना एफर्ट उसने पास्ट में डाला था। कंपनी, एक नई कंपनी या फर्म या कोई भी एंटरप्राइज चालू हुई, उसने बहुत मेहनत करी शुरुआत में, कस्टमर को बनाने में बड़ी मेहनत करी, कस्टमर क्रिएट करने में बड़ी मेहनत करी, ठीक। अब कस्टमर क्रिएट एक बार हो गए, कस्टमर एक बार सेटिस्फाई हो गए, कस्टमर को रेगुलर बेसिस पर सर्विस मिल रही है, तो अब आने वाले टाइम पे वो फर्म, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटरप्राइज इतनी मेहनत नहीं करेगा जितनी मेहनत उसने पीछे करी। डोमिनोज, जब डोमिनोज खुला था तो डोमिनोज ने कस्टमर को बनाने के लिए काफी मेहनत करी। मेहनत करने के बाद आज डोमिनोज को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब वो खुला था। अग्रवाल, आपने सुना होगा नाम, है ना, हल्दीराम। तो हल्दीराम चांदनी चौक पे छोटी सी दुकान थी हल्दीराम की। अब उसने जब चांदनी चौक पे छोटी सी दुकान खोली, आज उतना बड़ा ब्रांड है हल्दीराम। चांदनी चौक पे छोटी सी दुकान थी उसकी, हल्दीराम की, आज इतना बड़ा ब्रांड है। तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट में कभी भी कोई फर्म, कोई एंटरप्राइज, कोई ऑर्गेनाइजेशन मेहनत करता है, अपना फुली इफेक्ट डालता है, पूरा एफर्ट लगाता है पास्ट में, और पास्ट का एफर्ट का बेनिफिट उनको फ्यूचर में दे देता है, तो फ्यूचर बेनिफिट हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है गुडविल। वो क्या है दोस्तों? गुडविल है। तो पास्ट में करी हुई मेहनत का बेनिफिट, एडवांटेजेस अगर हमें फ्यूचर में मिले तो दैट द मीनिंग ऑफ गुडविल, उसी को हम गुडविल कहते हैं। आओ जरा देखना, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है विच प्लेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजेस पोजीशन। गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो किसी एंटरप्राइज को एडवांटेजेस पोजीशन में ले आती है, ड्यू टू विच द एंटरप्राइज एबल टू अर्न हाई प्रॉफिट, टू अर्न हाई प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट। जब नई नई कंपनी खुली थी ना, तब इस कंपनी ने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाए थे एज कंपेयर टू अदर फर्म। आज जो इन्होंने पहले पास्ट में जो उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए थे, आज उस पास्ट का बेनिफिट इनको फ्यूचर में हो रहा है। अब फ्यूचर में इनको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत, फिर भी ये हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं गुडविल। उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? गुडविल। तो ऐसी एंटरप्राइज जो एक एडवांटेजेस पोजीशन में होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांटेजेस पोजीशन? जब कोई एंटरप्राइज इस पोजीशन में होती है कि वो विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर हाई प्रॉफिट अर्न कर लेती है, तो दैट्स कॉल्ड एडवांटेजेस पोजीशन, और उस एडवांटेजेस पोजीशन को हम कहते हैं गुडविल। दोबारा सुने, ऐसी एंटरप्राइज, जब कोई एंटरप्राइज एडवांटेजेस पोजीशन में होती है। एडवांटेजेस पोजीशन क्या होता है? जब कोई एंटरप्राइज विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर हाई प्रॉफिट कमाती है, तो हम कहते हैं वो एंटरप्राइज एडवांटेजेस पोजीशन में है। और ये तब होता है दोस्तों जब पास्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया गया होता है। जब पास्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया गया होता है और पास्ट का एक्स्ट्रा एफर्ट आज हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वो एडवांटेजेस आज हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं गुडविल। देखना, फिर दोबारा एक बार पढ़ूंगा कि गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो कि किसी भी एंटरप्राइज को एक एडवांटेजेस पोजीशन में ले आती है, ड्यू टू विच, जिससे एडवांटेजेस पोजीशन से क्या होगा? एडवांटेजेस पोजीशन में आने से क्या होगा? जिससे फर्म, जिससे एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन हाई प्रॉफिट कमाएगी विदाउट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, तब भी आप हाई प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि कस्टमर खुद ब खुद आ जाएगा आपके पास। क्यों आएगा कस्टमर? क्योंकि पास्ट में मेहनत करी है ना दोस्तों। दो तरीके से ऐसा होता है कि कस्टमर खुद अपने आप आ जाए, दो तरीके से। या तो आपने जब नई नई कंपनी खोली हो और 3 से 4 साल 5 साल शुरू के बहुत मेहनत करी हो, एक एक कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करा हो, कस्टमर जानने लगा, जब आपकी तरफ से कोई कस्टमर जाता है तो वो 10 को बोलता है आगे कि इसी से लेना, है ना। तो जब ये ऐसा सिचुएशन होता है, ये होती है आपकी पास की मेहनत, पास का एक्स्ट्रा एफर्ट। और जब आपने ये करा होता है, तब जाकर आप फ्यूचर में आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, कस्टमर ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि एक कस्टमर 210 जनों को बोलता है कि इसकी दुकान पे जाइए भाई, इसकी शॉप पे जाइए, यहां पर अच्छा मिलता है सामान। आ रहा समझ में? तो
एडवांटेजेस प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कब होता है, और एडवांटेज पोजीशन होने से होता क्या है? एडवांटेजेस पोजीशन में आने से एंटरप्राइज का हाई प्रॉफिट होता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। और यह हाई प्रॉफिट तब होता है, इट इज सो बिकॉज द एफर्ट मेड इन पास्ट पुट द एंटरप्राइज एडवांटेज पोजीशन इन फ्यूचर। जो एफर्ट पास्ट में डाले होते हैं एंटरप्राइज ने, उसका एडवांटेजेस फ्यूचर में मिलता है एंटरप्राइज को। क्लियर है या नहीं है? दैट द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो यही एक बेसिक, बहुत एक्सप्लेनेशन, बढ़िया मीनिंग है। इस तरीके से अगर आप पेपर में लिख कर आते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो किसी भी एंटरप्राइज को एडवांटेजेस पोजीशन में ले आती है, जिससे एंटरप्राइज हाई प्रॉफिट अर्न करती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटरप्राइज पीछे मेहनत करके आई होती है, पीछे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आई होती है, तब उसको फ्यूचर में एडवांटेजेस पोजीशन मिलता है। यही है हिंदी लाइन। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो नीचे लिख सकते हो। देखो गुडविल की डेफिनेशन में आपको डिफरेंट तरीके से मिल जाएगी, पर ये डेफिनेशन सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल जिसको हम डेफिनेशन कहेंगे वो ये वाली है। इस डेफिनेशन को लिखिए आप। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो जैसे आपको गुडविल का मतलब समझ में आया, तो हम पढ़ते हैं कि गुडविल और कितने टाइप के होते हैं। क्या आपको मीनिंग समझ में आया? हाँ सर, यहां पर मैंने आपको मीनिंग समझाया बहुत अच्छे से कि हाँ एक्चुअल में गुडविल क्या होता है। तो एक वर्ड में कहो तो ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन, और एक स्टेटमेंट में कहो तो मैंने आपको समझाया कि आज एंटरप्राइज एडवांटेजेस पोजीशन में है। इसका मतलब आज एंटरप्राइज विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट देकर हाई प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसका मतलब आज फर्म की गुडविल है। अगर मैं कह रहा हूं किसी फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब वो विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट देकर हाई प्रॉफिट अर्न कर रही है। और एक्स्ट्रा एफर्ट कब दिए होंगे उसने? पास्ट में दिए होंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट कब दिए होंगे दोस्त? पास्ट में दिए होंगे। चलो आओ सर, तो आगे लिखना टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, जैसे कि टाइप्स कभी आपने सुना हो कि दो टाइप्स की गुडविल होती है। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है नॉन परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो आओ सर, परचेज गुडविल किसे कहते हैं या सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसे कहते हैं? तो पहले मैं लिख दिया सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। अच्छा, इसको क्या ये क्या होती है, इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा। मैं लिखता हूं सामने और फिर आपको दिखाता हूं। ठीक है भाई, सामने देखेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम नॉन परचेज, जिसको दोस्तों हम नॉन परचेज गुडविल से भी कहा जाता है। नॉन परचेज गुडविल से भी जानते हैं, जिसको हम नॉन परचेज गुडविल से भी जानते हैं। अब सर सेल्फ जनरेट, नाम से ही सुनने में आ रहा है सेल्फ जनरेट, मतलब खुद से जनरेट करिए। मतलब जब हमने नई कंपनी खोली थी ना, जब मैंने अपनी नई कंपनी दुकान खोली या नई कंपनी खोली, तो मैंने खुद अपने एफर्ट्स दिखाए, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर उसको जनरेट करा, नाम कमाया, खुद लगाकर नाम का। टाटा कंपनी, जब टाटा कंपनी खुली तो टाटा कंपनी ने खुद एक्स्ट्रा एफर्ट दे देकर, कस्टमर को सेटिस्फाई कर करके, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेचकर, इफिशिएंट मैनेजमेंट दिखाकर, ये सभी चीज खुद एफर्ट्स देकर खुद जनरेट करी गई है। तो ऐसी गुडविल जो खरीदी नहीं गई हो, जो किसी के नाम को खरीदा नहीं गया हो। जैसे कि आपने नाम सुना होगा फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट को बेच दिया गया, यूएसए की कंपनी है वॉलमार्ट करके, तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी थी, अब वो यूएसए ने खरीद लिया, तो फ्लिपकार्ट जो नाम है वो भी बेच दिया गया। तो अब जो यूएसए ने खरीदी, यूएसए की कंपनी है वॉलमार्ट, ठीक है, तो उसने जब फ्लिपकार्ट को खरीदा तो उस केस के अंदर दोस्तों उसने उसका नाम भी ले लिया, क्योंकि अगर वो फ्लिपकार्ट को हटा के वॉलमार्ट कर देता तो उसका इतना नहीं जानते था लोग फ्लिपकार्ट को बहुत जानते हैं। तो क्या कहा कि भाई वॉलमार्ट वाले कंपनी के ऑनर ने फ्लिपकार्ट को इंडिया में खरीद लिया गया, ठीक, तो उसकी गुडविल भी खरीद ली गई। तो उसने अब वॉलमार्ट के जो ऑनर है उसने गुडविल नहीं जनरेट करी थी। किसने करी थी? फ्लिपकार्ट का जो पहले ऑनर था उन्होंने जनरेट करी थी गुडविल, फ्लिपकार्ट को बनाया उन्होंने था, एक्स्ट्रा एफर्ट उन्होंने दिए थे। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल सिंपल है, ऐसी गुडविल जो खरीदी नहीं गई हो कुछ पैसे देकर या कुछ काइंड देकर, कुछ कंसिडरेशन बोल सकता हूं मैं। इट इज अ गुडविल विच नॉट परचेज फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब
कंसिडरेशन मतलब कुछ लेन देन, लेन देन का कि अगर मैं आपको कुछ, मैं आपसे गुडविल ले रहा हूं तो बदले में आपको कैश दूंगा या कुछ के बदले में कुछ दूंगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है लेन देन। तो खरीदी नहीं गई है कुछ पैसे देकर या कुछ काइंड देकर। काइंड मतलब अदर देन कैश। ऐसे भी होता है हम कोई चीज खरीदते हैं पर पैसे नहीं देते, उसके बदले में कुछ सामान दे देते हैं, बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, है ना। तो ऐसी गुडविल जो खरीदी ना गई हो कुछ पैसे देकर या कुछ कंसिडरेशन में, बट इट अर्न, ये कमाई गई हो खुद के एफर्ट लगाकर, मैनेजमेंट के पार्टनर्स का एफर्ट लगाकर इसको अर्न करा गया हो, दैट गुडविल इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ऐसी गुडविल जो खरीदी नहीं है, जो खुद के एफर्ट लगाकर कमाई गई हो, उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी नाम कहते हैं क्योंकि ये कंपनी के अंदर से जनरेट होती है, किसी से बाहर से खरीद कर नहीं लाते। कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी का पार्टनर मिलकर एक्स्ट्रा एफर्ट देकर इसको जनरेट करते हैं। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइज फ्रॉम द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये आपके पास कुछ नंबर्स ऑफ फैक्टर्स है, इन फैक्टर की वजह से गुडविल जनरेट होती है कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हो, इफिशिएंट मैनेजमेंट है आपका, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है आप पे ध्यान रखते हो, और लोकेशन ऐसी जगह पे खोल रखा है जहां लोकेशन बहुत अच्छी है, फेवरेबल लोकेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स की वजह से अगर इनमें ध्यान दे रहे हो तो तभी आप इसको जनरेट कर पाएंगे। दैट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब अगर बात करूं नॉन परचेज गुडविल भी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है परचेज गुडविल। सेकंड क्या है दोस्त? परचेज गुडविल। ये लो दोस्त सामने देखो परचेज गुडविल का मतलब। तो परचेज गुडविल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको खरीदा गया है। मतलब गुडविल जनरेट किसी और ने करी थी और खरीद हमने ली उसकी गुडविल। और ये कब खरीदी जाती है? सिर्फ हम गुडविल ही नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं पूरे बिजनेस के साथ आती है। परचेज गुडविल एक ऐसी गुडविल होती है जो फर्म द्वारा किसी कंसिडरेशन को पे करके खरीदा गया होता है। आपकी एक फर्म है और मेरी एक फर्म है, मैंने आपका बिजनेस खरीद लिया पूरा, तो मैंने आपकी उसमें अगर आपकी गुडविल है तो मैंने उसको भी खरीद लिया है। तो परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड, जिसके लिए फर्म ने पे किया हो। अगर आपकी फर्म है, मेरी फर्म है, तो अगर हमने कोई गुडविल खरीदी है तो उसका मतलब हमने उसके लिए पे किया है। तो हमने जब गुडविल खरीदी है उसके लिए जब हमने पे किया है, दैट्स कॉल्ड परचेज गुडविल। सिंपल। पर अभी मैं इसको समझाता हूँ ये एग्जांपल। अब ये एग्जांपल क्या कहता है? ये एग्जांपल अभी समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि परचेज गुडविल एक्चुअल में कैसी खरीदी जाती है और कैसे पता चलती है हमें कितने की गुडविल खरीदी है। कैलकुलेशन कैसी है परचेज गुडविल? भाई मैंने किसी की गुडविल खरीदी, वो कितने रुपए की खरीदी मैंने, कैसे पता चलेगा मुझे? तो मैं एग्जाम्पल के पॉइंट से समझाता हूँ। मान लो एबीसी लिमिटेड एक फर्म है, ये एक फर्म है, और XYZ लिमिटेड एक फर्म है, ये एक फर्म है। तो अब एबीसी लिमिटेड ने क्या करा? XYZ लिमिटेड को खरीद लिया। परचेज्ड, इसने एबीसी लिमिटेड ने क्या करा? XYZ लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। एबीसी लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड को खरीद लिया, परचेज कर लिया। एक्वायर लिख लो या परचेज कर लो, परचेज कर लिया बिजनेस, परचेज अ फुल बिजनेस, पूरे बिजनेस को खरीद लिया। अब बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है? बिजनेस खरीदने का मतलब ये होता है कि बिजनेस की एसेट और लायबिलिटी ले ली, ये होता है बिजनेस खरीदने का मतलब। भाई मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूं तो क्या खरीद रहा हूं? क्या मैं बिल्डिंग उठा कर ले जाऊंगा? नहीं, तेरी एसेट जितनी है वो ले ली और तेरी लायबिलिटी ले ली, अब उसके बदले का मैं आपको पे कर दूंगा। तो एबीसी लिमिटेड ने जब XYZ लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, तो ये बिजनेस जब खरीदा तो भाई इसने क्या करा? पे कर दिया। इसने क्या करा? कुछ कंसिडरेशन पे करा होगा। और क्या कंसिडरेशन पे करा है? इसने एबीसी लिमिटेड ने कहा भाई मैं आपका बिजनेस इतने रुपए में खरीदूंगा, तो जो इसने कंसिडरेशन पे करा, कंसिडरेशन पेड। अब ये पेड क्या होगा? हो सकता है इन्होंने पूरा कैश दे दिया हो सकता है बदले में इसके कैश देकर कुछ काइंड में दे दिया हो, जैसे कि बोल दिया भाई मैं आपको यहाँ पर एक बिल्डिंग दे सकता हूँ, यहाँ पर एक लैंड दिलवा सकता हूँ, उसके बदले भी जितना पैसा देना है। तो परचेज गुडविल। तो कंसिडरेशन कितनी दी? मैंने कहा लो भाई ये मैंने अमाउंट लिख दिया कि एबीसी लिमिटेड XYZ लिमिटेड का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और बदले में कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 5 लाख। कह रहा जी 5 लाख रुपए का आपका बिजनेस खरीद लूंगा।
तो ये हो गया कंसिडरेशन अमाउंट जो पे करा किसने, एबीसी लिमिटेड ने एक्सवाईजेड लिमिटेड को। अब देखा कि जो एक्सवाईजेड लिमिटेड है उसको कितने पैसे मिलेंगे अपना बिजनेस बेचने के, 5 लाख रुपए मिलेंगे। पर अब मैंने चेक करा कि एक्सवाईजेड लिमिटेड के पास एसेट कितनी है, तो मैंने एसेट देखी एक्सवाईजेड लिमिटेड की एसेट कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। बिजनेस खरीदने का मतलब होता है हम किसी फर्म की एसेट और लायबिलिटी ले रहे हैं और उसके बदले में 5 लाख दे रहा हूं, तो मतलब मैं एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है, एक्सवाईजेड लिमिटेड की एसेट और लायबिलिटी ले रही है और बदले में 5 लाख दे रही है। कह रही भाई हम आपकी जितनी एसेट सारे ले लेंगे, जितनी लायबिलिटी है वो भी हम चुकाएंगे, आप टेंशन मत लो। आपके पास जितनी एसेट है वो हमारी, आपके पास जितनी लायबिलिटी है उसको चुकाने का हमारा, बदले में ले लो 5 लाख रुपए, बात खत्म करो। दैट्स कॉल्ड कंसीडरेशन प्राइस। इसको हम क्या कहते हैं 5 लाख को, इस 5 लाख को बोलते हैं कंसीडरेशन प्राइस। क्या कहते हैं इसको, कंसीडरेशन। इस 5 लाख को कहते हैं कंसीडरेशन प्राइस। कि एबीसी लिमिटेड एक्सवाई से क्या कह रही है, मेरी एबीसी लिमिटेड है, आपकी एक्सवाईजेड लिमिटेड है, मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं, तो मैंने कहा जो आपकी एसेट है ना वो मेरी, और जो आपकी लायबिलिटी है उसको भी पे मैं करूंगा ना, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे अपनी एसेट दे दो, अपनी लायबिलिटी दे दो, मेरे से कुछ अमाउंट ले लो, एक लमसम अमाउंट इकट्ठा ले लो 5 लाख रुपए। आपने कहा ठीक है भाई बढ़िया है, आपने मेरे से 5 लाख दिए, आपकी मैं लायबिलिटी भी ले गया, आपकी भी एसेट भी ले गया। जब मैं आपकी लायबिलिटी और एसेट ले गया तो मैंने देखा आपके पास एसेट कौन कौन सी थी, तो मैंने कैलकुलेट करा कि आपके पास एसेट कौन कौन सी है। आपके पास फर्नीचर पड़ा था कितने का, मैंने कहा 10,000 का फर्नीचर पड़ा था आपके पास, और आपके पास इन्वेंट्री पड़ी थी, इन्वेंट्री मतलब आपके पास गुड्स पड़ा थी स्टॉक, 7,50,000 की आपके पास इन्वेंट्री थी। और आपको ना डेटर लेना, डेटर आपके पास डेटर भी थे, आपके एसेट में डेटर भी सो रहे थे 1,50,000 रुपए का, मतलब 1,50,000 रुपए किसी पर्सन से, किसी कस्टमरों से लेने हैं। डेटर का मतलब क्या होता है, हमें लेने हैं, इसलिए एसेट मान ली इसने। ये आपके पास एसेट थी। मैंने कहा बताओ लायबिलिटी क्या थी, तो अब मेरे को इतना पैसा मिला, आपकी टोटल एसेट मुझे कितनी मिली, मुझे पहले आपको मिलेगा भाई 10,000 का फर्नीचर को बेच के 10,000 कमा जाएगा, 7,50,000 की मेरी इन्वेंट्री मिल गई मुझे, और 1.5 लाख रुपए मुझे क्या है मिल गया डेटर, जो मुझे पैसे देंगे। अब आपको नहीं देंगे एक्सवाईजेड, अब मुझे देंगे क्योंकि मैंने आपका बिजनेस खरीद लिया। तो मुझे टोटल कितना मिल गया 7.5 लाख, और ये 50 आपके पास कितना हो गया दोस्त, ये आ गया 9,10,000। तो मुझे टोटल एसेट आपकी जो मिली वो 9,10,000 की रही। अब मैंने कहा बताओ आपके पास लायबिलिटी क्यों, क्योंकि अगर मैं आपकी एसेट ले रहा हूं तो मतलब आपकी लायबिलिटी भी अब चुकाने का काम मेरा है। यही होता है बिजनेस खरीदने का। बिजनेस खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप एसेट ले जाओ, लायबिलिटी मुझ पे छोड़ दो चुकाने के लिए ना, आप हमें कुछ सर्टेन अमाउंट दे दो, हमारी एसेट भी ले जाओ, लायबिलिटी भी ले जाओ। उसने कहा ठीक है भाई आपके एसेट इतनी थी, अब लायबिलिटी गिनवा देता हूँ आपकी। सबसे पहले आपके पास क्रेडिटर थे, क्रेडिटर कि नहीं, जिन कुछ डेटरों से पैसा लेना था और कुछ क्रेडिटर को पेमेंट भी करनी थी। 5,20,000 के आपके पास क्रेडिटर थे जिनको आपको पे करना था। इसके बाद आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कुछ ऐसा स्टाफ था जिनको अभी तक सैलरी नहीं दी गई, उनको देनी पड़ेगी सैलरी। कितने की, 75,000 रुपए सैलरी रुकी हुई थी किसी पर्सनों की, एम्प्लॉय की, उनको देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस पे करने थे जो कि आपने पे नहीं करते, अब हमें करने पड़ेंगे 15,000 के कुछ एक्सपेंस। ये था आपके पास एसेट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आपकी टोटल इतनी थी। मैंने कहा बताओ अब लायबिलिटी का टोटल करेंगे, तो मैंने कहा कितना हो जाएगा, मैंने कहा सर 5,20,000, 75,000 और 15,000, तो आ गया 6,10,000। तो टोटल आपके पास लायबिलिटी है 6,10,000 रुपए की। ध्यान सुनेंगे। अब मैंने जब आपका बिजनेस क्या है XYZ लिमिटेड, और मेरा बिजनेस क्या है ABC लिमिटेड। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करिए, बहन जी ऐसा सुनिए, नहीं बहन जी नहीं, भाई और बहन ऐसे सुनिए, तो लड़कियां गुस्सा कर जाएगी अगर बहन जी बोल दिया। मैंने कहा भाई और बहन ऐसे सुनिए कि मैंने आपसे बोला, आप सुने मेरे, ध्यान देना, मजाक नहीं, मैंने आपसे कहा कि आपको मैं 5 लाख दूंगा। मैंने आपसे कहा कि आपके बिजनेस का मैं आपको 5 लाख दूंगा, आप अपनी एसेट भी मुझे दे दो, अपनी लायबिलिटी मुझे दे दो। आपने कहा ले जाओ, आपने कहा ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने आपको 5 लाख आपके हाथ में दे दिए। जैसे मैंने आपके 5 लाख आपके हाथ में दिए, मुझे एसेट मिल गई और मुझे लायबिलिटी मिल गई। ठीक है। अब मैंने एसेट का टोटल करा तो मैंने कहा ये तो 9,10,000 बन रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बताओ एसेट का जब टोटल करा, मैंने कहा टोटल एसेट मेरे पे कितनी पड़ी है, मैंने कहा टोटल एसेट मेरे पड़ी है 9,10,000 की। मैंने कहा अब मुझे टोटल लायबिलिटी कितनी पड़ी है, मैंने कहा टोटल लायबिलिटी पड़ी है मेरी 6,10,000 की। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, क्योंकि मेरे को 9,10,000 रुपए की तो एसेट मिली, चलो ठीक है ये तो मेरे पर फायदा हो गया कि 9,10 की मिली, 5 लाख की तो पे करा, 9,10 की तो एसेट ही मिल गई, मैं तो खुश मना रहा हूँ। फिर मैंने कहा अरे 6,10,000 की पेमेंट भी तो करनी बकाया है, अब क्रेडिटर की पेमेंट कौन करेगा, मैं करूंगा क्योंकि मैंने आपका बिजनेस खरीद लिया। सैलरी पेबल कौन करेगा, मैं करूंगा। एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग कौन पे करेगा, मैं करूंगा। तो 9,10,000 की एसेट आई और 6,10 तो मुझे पे करने हो गए। तो मुझे कितना मिला, 9,10,000 में से 6,10 मुझे पे करना पड़ा, तो मुझे 3 लाख रुपए की मेरी नेट एसेट आई। देखा जाए तो मेरे हाथ में एक्चुअल में नेट एसेट कितना आई, 3 लाख। इसको हम क्या कहेंगे, नेट एसेट कहेंगे।
और आपके हाथ में आए नेट एसेट 3 लाख रुपए और आपने इसके बदले में क्या पे कर दिया 5 लाख रुपए। बताओ आपने 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों पे करे? आपने जो 2 लाख एक्स्ट्रा पे करे, सुनो ना मेरी बात तो सुने, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए और आपकी एसेट और लायबिलिटी ले ली। मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए और आपकी एसेट और लायबिलिटी ले ली। जब आपकी एसेट का टोटल करा तो आपकी एसेट का टोटल आया 9,10,000 रुपए का और आपकी लायबिलिटी का टोटल करा तो 6,10,000 की। अब आपकी एसेट में से मैं आपकी लायबिलिटी चुकाऊंगा, अब मुझे ये सारी लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी, तो 9,10 की एसेट आई जिसमें से 6,10 की लायबिलिटी चुका दी। अब मेरे पे नेट एसेट कितनी बची? 3 लाख रुपए की। अब 3 लाख की जो मेरे पे नेट एसेट बची तो मैंने आपको 3 लाख रुपए की एसेट आपसे आई मेरे पास और मैंने आपको पे करे 5 लाख रुपए। ऐसा क्यों पे करा? तो मैंने आपको ज्यादा क्यों पे करे? ज्यादा इसलिए पे करे क्योंकि कंसीडरेशन प्राइस जो आपने पे करा वो 5 लाख था और आपकी जो नेट एसेट आई मेरे पे कितनी आई? एसेट टोटल एसेट में से लायबिलिटी पे करने के बाद जो मेरे पे एसेट बची वो 3 लाख बची, तो मैंने आपको कर दिया 5 लाख पे और मेरे पे नेट एसेट मिली मुझे 3 लाख रुपए की। तो मुझे बताओ सर, मैंने आपको 2 लाख रुपए जो ज्यादा पे करा है वो किस नाम के लिए पे करा है? वो आपकी गुडविल के लिए पे करा है। आपका XYZ लिमिटेड का नाम बहुत था तो मैंने आपकी गुडविल के लिए पे करा है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ क्या? परचेज गुडविल। और यही दोस्तों हमने 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पे करा है, देख रहे हो ना, एक्स्ट्रा दिख रहा नहीं दिख रहा, एक्स्ट्रा पे करा है वो किस लिए है? वो गुडविल के लिए पे करा है। तो दैट द मीनिंग ऑफ परचेज गुडविल। इसको हम कहते हैं क्या? परचेज गुडविल। आप खुद ही सोचो, 3 लाख की नेट एसेट है यार, मैं जब उसका बिजनेस खरीदूंगा तो उसकी एसेट और लायबिलिटी नहीं देखूंगा क्या? विदाउट एसेट लायबिलिटी देख के बिजनेस खरीद लूंगा? ये तो नेट मैंने पहले निकाल लिया होगा 3 लाख रुपए, और जब मैंने 3 लाख रुपए नेट पहले निकाल लिया होगा तो मैं 5 देने को एग्री हो गया। इसका मतलब वो मेरे से 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है गुडविल के। क्या भाई मेरा नाम चलता है, जानता नहीं है क्या? नाम चलता है मेरा मार्केट में, तो भाई नाम चलता है। अब सोचो आज तुम मेरे से बिजनेस ले लोगे मेरा, और मेरा जो मेहनत करी हुई पास्ट है वो आगे आगे तुम्हारे को बेनिफिट हो जाएगा, तो मैं क्यों बेचूं अपना बिजनेस? आप खुद सोचो, आपकी XYZ लिमिटेड एक कंपनी फर्म है, आपने बहुत मेहनत करी पीछे में, अब आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपका अर्निंग हो रही है। मुझे दिख रहा है इसकी तो अर्निंग हो रही है, क्यों ना मैं इसका बिजनेस खरीद लूं। अब मैंने आपका बिजनेस खरीद लिया, 3 लाख रुपए की एसेट ली नेट और 3 लाख ही दे दिया आपको। सोचो ना, मैंने आपका एसेट ली 3 लाख रुपए की, नेट एसेट 3 और 3 लाख दे दिया, तो आप क्या बेचोगे? आप कहोगे पागल थोड़ी ना हूं भाई मैं। आप ही कहोगे भाई मेरी मेहनत का फ्यूचर का बेनिफिट अब तुम ले जाओगे, क्योंकि आपने XYZ लिमिटेड ने मेहनत करी ला पास्ट में, उसका गुडविल बन रहा है, उसकी प्रॉफिट हो रहा है विदाउट एफर्ट लगाकर। अब मैं कह रहा हूं कि मैं आपका बिजनेस खरीद लूंगा। जब बिजनेस खरीदेगा तो गुडविल भी खरीदो भाई, मेरी मेहनत का जो उसका पैसे भी दो। तो दैट वी कॉल परचेज गुडविल। आपका नाम खरीद लिया और परचेज गुडविल। अब जो आपने मेहनत करी थी पास्ट में उसका बेनिफिट मुझे होगा, क्योंकि मैं उसके बदले का आपको पे कर चुका। उसके बदले का आपको पे, जो आपकी मेहनत थी ना, जो आपकी पास की मेहनत थी, उसको कितना बन रहा था, इसका बदले में आपको पे कर चुका। कितना? 2 लाख रुपए। इसके बदले का मैं आपको क्या कर चुका? पे कर चुका। ध्यान सुनना मैं क्या समझाना जा रहा हूं। अब ध्यान सुनना, ये 2 लाख रुपए कैसे आया? ये 2 लाख रुपए कैसे आया? हाउ टू कैलकुलेट? ये 2 लाख रुपए कैसे आया? आपने कैसे कैलकुलेट करा इसको? तो 2 लाख रुपए कैलकुलेट कैसे हुआ कि आपको कैसे पता चला कि जो आपकी पास्ट की मेहनत है वो 2 लाख रुपए के इक्वल के बराबर है? ये कैसे पता चला? तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या सीखना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसलिए चैप्टर का नाम दिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो मैंने चैप्टर का नाम आपको लिखवाया था कि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड नेचर। ये 2 लाख रुपए क्या है? ये 2 लाख रुपए वो है कि XYZ लिमिटेड ने पास्ट में जो मेहनत करी है उसका वो पैसा मांगेगा अब, क्योंकि XYZ लिमिटेड ने जो पास्ट में मेहनत करी उसकी अर्निंग उसको फ्यूचर में जाकर होगी, और फ्यूचर में तो तब होगी जब बिजनेस उसके पास होगा। बिजनेस तो मैंने खरीद लिया, तो पास्ट में तो XYZ लिमिटेड ने जो मेहनत करी, भाई आप XYZ लिमिटेड है, आपने जो पास्ट में मेहनत करी, अब आपका बिजनेस अगर मैं खरीद लूं तो आपकी जो मेहनत है उसका फ्यूचर में आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, मुझे हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया ये तो गलत है। तो XYZ लिमिटेड कहेगा मेरे से कि सर देखिए मैंने पास्ट में मेहनत करी है और अब ये इसका फ्यूचर बेनिफिट मुझे अब होगा, और अगर आप मेरा आज बिजनेस खरीद लोगे तो जो मेरी पास की मेहनत है वो आप बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो कह रहा है जो बेनिफिट आपको मुझे मेरी मेहनत का, आप कह रहे हो मेरे से, आप XYZ लिमिटेड ABC से कह रहा है, XYZ लिमिटेड कह रहा है ABC लिमिटेड से कह रहा है, XYZ लिमिटेड कहता है कि सर जो मेरी मेहनत है ना पास्ट की उसका बेनिफिट अब आपको होगा क्योंकि आपने मेरा बिजनेस ले लिया। तो ये जो मेहनत, मेरी मेहनत का बेनिफिट जो आप ले रहे हो, ये मेहनत का पैसा मुझे दे दो, और ये मेहनत का पैसा कितना दूं इसके लिए मुझे वैल्यूएशन करना पड़ेगा। बस वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझा देता हूं। मैंने कहा देखो XYZ लिमिटेड कह रहा है, मैंने ABC लिमिटेड हूं, मैं, आप हो XYZ लिमिटेड। आपने भाई बड़ी मेहनत करी पास्ट में, आपका नाम चल रहा है, अब आपका प्रॉफिट होगा। अब मैंने कहा इसका तो प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्यों ना इसका बिजनेस खरीद लूं। मैंने आपका बिजनेस खरीदने की बात करी, आपने गाड़ी खरीद लो सर, कोई दिक्कत नहीं।
अब आपने कहा, मैंने कहा बताओ मैं आपका बिजनेस खरीद करूं, तो मैंने कहा भाई मैं आपको पैसे दूंगा, जितना आपकी नेट एसेट उतने के बराबर पैसे दूंगा। आपने मना कर दिया, आपने कहा ऐसा तो ना होता है सर, जितनी नेट एसेट है उतने के बराबर थोड़ा पैसे दोगे, 3 लाख थोड़ा दोगे, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। अब मैंने कहा भाई ज्यादा क्यों चाहिए, तो आपने कहा कि सर मैंने ये 3 साल से मैं बिजनेस में काम कर रहा हूं। आपने कहा मैं 3 साल से अपनी फर्म में काम कर रहा हूं और 3 साल मैंने बहुत मेहनत करी है, एफर्ट दिए, कस्टमर क्रिएट करे हैं। अब जो मेरी मेहनत है 3 साल की, इसका बेनिफिट मुझे आगे होने वाला है। और आप मेरे से कह रहे हो कि सर अगर आप मेरे से कह रहे हो कि अगर मैं इसको खरीद लूंगा, अगर आप कह रहे हो मेरे से कि अगर ये खरीद लोगे आप मेरे से, तो मेरी जो मेहनत मैंने 3 साल पे करी है उसका बेनिफिट मुझे नहीं, मेरे को हो जाएगा, आपको नहीं होगा। किसको हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं आपका बिजनेस खरीद लूंगा और आपकी मेहनत का बेनिफिट आपको तब होता जब आपके पास ये बिजनेस होता। अब बिजनेस मैंने खरीद लिया तो आपकी मेहनत का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। तो आप कह रहे हो सर ये मेहनत का पैसा, ये जो मेहनत मैंने करी है इसका बेनिफिट जो मेरे को मिलेगा, इसका पैसा मुझे आज दे दो बस। आप में से आज उसका पैसा मांग रहे हो, आप में से क्या मांग रहे हो कि जो आपने मेहनत करी है उसका बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैंने आपका बिजनेस खरीदा है। तो आप में से कह रहे हो सर जो मैंने पास्ट में मेहनत करी है उसका बेनिफिट अब आपको होगा, वो बेनिफिट जो आपको होता मेरी मेहनत का, वो पैसा मुझे आज दे दो। दैट द वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। उसी तो हमने कहा कि भाई ये है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वो पास्ट की मेहनत कितने रुपए की होगी, उस पास्ट की मेहनत से मैं आगे कितना अर्न कर पाऊंगा, वो पैसा मुझे आज कैलकुलेट करना होगा। इसलिए आपको सिखाया जाता है वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालना सिखाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, तो यहां पर आपको समझ में आया कि गुडविल परचेज गुडविल किसे कहते हैं। तो ये हुआ वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। तो मैंने चैप्टर का नाम इसलिए लिखवाया कि गुडविल का जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, गुडविल, देयर वैल्यूएशन एंड नेचर। अब बात करता हूं नेचर की। अब क्या बात कर रहा हूं, नेचर की। तो समझ में आ रहा है ना, थ्योरी बढ़िया मजा आ रहा है। यस, मैं कह रहा हूं ना आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कभी सोचा नहीं होगा कि यार इस तरीके से भी एक्सप्लेन हो सकता है। कोशिश पूरी रहेगी कि पूरी जी जान लगा के आपको एक्सप्लेन करके समझाऊं। और क्योंकि अगर आपने पहले से पार्टनरशिप पढ़ी है तो आपको लगेगा बोरियत होगी, तो बोरियत कम से कम हो, ये कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, नई नई चीजें सिखाऊंगा जिससे कहोगा अरे ये भी होता है क्या। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट को पहले से पता होगा तो उनके लिए नया कुछ नहीं होगा, क्योंकि कितनी ही नई चीजें सिखा सकते हैं। हाँ, जिनको नहीं पता होगा उनको अगर मैं समझा रहा हूं और कुछ नई बातें मिल रही है तो उनको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और कमेंट करके भी जरूर बताएंगे वो। ठीक है, आओ सर, तो अब पढ़ता हूं नेचर ऑफ गुडविल। अब गुडविल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ गुडविल। चैप्टर का नाम मैंने लिखा था गुडविल, देयर वैल्यूएशन एंड नेचर। तो वैल्यूएशन मैंने बताया कि कब मुझे वैल्यूएशन करना है, भूल मत जाना, भूल मत जाना भाई, एक एक चीज बहुत अच्छे से बताता हूं। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फर्म किसी दूसरे फर्म को खरीद लेती है तो दूसरे फर्म ने जो पास्ट में मेहनत करी होती है उसका बेनिफिट जिस फर्म ने खरीदा होता है उसको मिल रहा होता है। तो दूसरी फर्म कहती है जो मेहनत मैंने पास्ट में करी है उसकी वैल्यूएशन करूंगा, उसको देखूंगा कि वो कितने रुपए की मेहनत कमा कर देगी फ्यूचर में, उसको फर्म को मुझे कमा कर देगी, तो मुझे पैसा आज से ले लेगी। तो वैल्यूएशन निकालेंगे। ठीक है जी, आगे जब मेथड आएंगे ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सब मेथड आएंगे तो वहां तो आपको इतने डिटेल में कराऊंगा, आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा फॉर्मूला क्या होता है। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर क्या है, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि मैं एक क्लास में पहले थ्योरी निपटा देना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकल पे ले चलूंगा। ठीक है, चलो। नेचर कहता है अकॉर्डिंग टू AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि डील करता है इंटेंजिबल एसेट पर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो कि डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स पर, और ये कहता है AS 26 कहता है दैट गुडविल should not be recognized in the books of account, should not be recognized in the books of account unless in the books of account unless consideration is paid for it। क्या रहा है भाई, AS 26 ना, AS 26 जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है AS 26 वो डील करता है इंटेंजिबल एसेट पर, और इंटेंजिबल एसेट का AS 26 कहता है कि हम
वो गुडविल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हम गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब तक उसको उसके लिए पे ना करा गया हो। क्या कह रहा है? गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट। गुडविल को हम तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक गुडविल के लिए कोई कंसीडरेशन पे ना करी हो। इसका मतलब सिंपली ऊपर वाली लैंग्वेज को अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो इन सिंपल वर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल will not be recognized in the books of account, will not be recognized in the books of account, BOA for books of account, whereas purchase goodwill will be recorded, will be recognized। सिंपल का मतलब है जिस गुडविल के लिए पे करा होगा वही गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाएगी, और जिस गुडविल के लिए पे नहीं करा होगा वो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी। एज पर AS 26 दैट द नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा है? गुडविल का नेचर है कैपिटल लॉस। गुडविल इज अ कैपिटल लॉस। सर गुडविल लॉस है? यस, गुडविल इज अ कैपिटल लॉस। वो एक कैपिटल लॉस है जिनको हमें एमोटाइज करना होता है। जैसे हम टेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं ना, ऐसे हम गुडविल को एमोटाइज करते हैं। होता मतलब यही है कि वैल्यू कम करते ना ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। तो ये एक तरीके का कैपिटल लॉस होता है दोस्तों। सोचो ना आप, अब सोचो भाई 5 लाख पे कर रहा हूं 3 लाख के बदले, 3 लाख रुपए की एसेट आ रही है और पे कर रहा हूं 5 लाख रुपए, तो 2 लाख एसेट क्यों पे कर रहा हूं? तो लॉस भी तो है, तो इसलिए तो डेबिट साइड में आता है गुडविल। इसको एसेट ट्रीट कर लेते हैं। एसेट क्यों मानते हैं? एसेट इसलिए मानते हैं इसको क्योंकि इसको एमोटाइज नहीं करा होता। जब तक इसको एमोटाइज नहीं करेंगे तब तक ये एसेट में होता है, और जैसे एमोटाइज करिए खत्म कहानी गुडविल की। ठीक है, तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं इसको बोल सकते हैं इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। 3 लाख की एसेट के बदले 5 लाख रुपए दे रहे हो तो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो लॉस ही तो है। तो वो गुडविल के दे रहे हैं, तो गुडविल को हम कैपिटल लॉस से भी जानते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा गुडविल क्या है। गुडविल वैसे तो इंटेंजिबल एसेट ही है, वैसे तो गुडविल को इंटेंजिबल एसेट ही माना जाता है, पर इसको हम ट्रीट एज अ कैपिटल लॉस करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं समझ में आ गया? क्योंकि 3 लाख के बदले 2 लाख के बदले 3 लाख की एसेट आ रही है, पे कर रहे हैं 5 लाख रुपए, 2 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो लॉस ही तो है। 3 लाख की चीज के बदले आप 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए दोगे तो लॉस ही होगा, है ना। वो गुडविल का नाम से। और कभी भी हम अकाउंटिंग में कैपिटल लॉस को जब शो करते हैं वो गुडविल के नाम से शो करते हैं अकाउंटिंग में। अब कंपनी अकाउंट में जब कंपनी सीखोगे ना, कंपनी अकाउंट, तो वहां पर भी इसे करते हो, और यहाँ पर भी आप कैपिटल लॉस से शो करते हो गुडविल। तो कैपिटल लॉस को अकाउंटिंग में गुडविल नाम से शो करा जाता है मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं 100% टाइम, मैक्सिमम टाइम। तो इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। एक वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट होती है। ये समझ में आ गया कि परचेज गुडविल, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट साइड में गुडविल दिख रही है तो वो क्या है? परचेज गुडविल है, सेल्फ जनरेट गुडविल नहीं है, क्योंकि सेल्फ जनरेट गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती एज पर AS 26। और परचेज गुडविल रिकॉर्ड करी जाती है क्योंकि उसके लिए पे किया जाता है, कंसिडरेशन है उसमें कुछ, है ना। और जिसमें कुछ कंसिडरेशन होता है ना दोस्तों, वही कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक तरीका का आर्ट है रिकॉर्ड करने का। और क्या रिकॉर्ड करने का? क्या रिकॉर्ड करने का? वो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, है ना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। उससे पहले के 2 होता है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, है ना, और मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड देन रिकॉर्डिंग था। फीचर पढ़े थे ना, पहले हम आइडेंटिफाई करते थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट को। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन निकल जाता फिर इसको मेजर करते थे कितने रुपए का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर जाकर रिकॉर्ड करते थे। तो अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होता है? फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और सेल्फ जनरेट गुडविल तो खुद की बनाई हुई है, क्या मॉनेटरी, और जिसके लिए पे करा होगा तभी तो मॉनेटरी आएगा। इसलिए कहा AS 26 ने जिसके लिए हम पे करते हैं वही मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए उसको रिकॉर्ड करा जाता है। सेल्फ जनरेट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि उसके लिए पे ही नहीं करा। ठीक, और जिसके लिए पे नहीं करा उसकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। It is a valuable intangible asset. It is a valuable intangible asset.
इट इज अ वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। इट इज एमोटाइज। एमोटाइज एक तरीके का डेप्रिशिएट होता है, ठीक है, एक तरीके क्या होता है, डेप्रिशिएट। धीरे धीरे गुडविल की वैल्यू को डेप्रिशिएट करते रहते हैं, गिरती रहती है। इट इज एमोर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ, ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ। जो लाइफ है फर्म की, उसके पीरियड के अनुसार इसको एमोटाइज करा जाता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। जब अकाउंटिंग होगी तब समझ में आएगा इस लाइन का मतलब क्या है। AS26 में पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। यही सिखाते हैं AS26 में कि किस तरीके से एमोटाइज करा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ को, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये समझिए आप कि जो नेचर है इसका, ये नेचर ये है कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे और परचेज गुडविल को बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म में होता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। और याद रखना, अगर आपके बुक्स अकाउंट में कोई भी गुडविल शो हो रही है, एसेट साइड में कोई गुडविल शो हो रही है, कहीं पर भी शो हो रही है, तो हम उसको परचेज गुडविल ट्रीट करते हैं। क्लियर है नहीं है? क्लियर। आओ सर वैल्यूएशन सीखते हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। अब कौन कौन से मेथड है गुडविल की वैल्यू को निकालने के लिए? कौन कौन से मेथड है? सभी मेथड का अपना अपना कोई रूल है, अपना अपना कोई नजरिया है सोचने का, है ना। और वो सोचने का नजरिया क्या है मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड अलग तरीके से सोचता है, सुपर प्रॉफिट मेथड अलग तरीके से सोचता है, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड अलग तरीके से सोचता है, एन्युटी मेथड अलग तरीके से। तो मेथड क्या है? 4 मेथड होते हैं गुडविल को सॉल्व करने के। चार मेथड। पहला मेथड क्या है? पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के फर्दर 2 और है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज पूरा लिख लेना यार, है ना, जगह नहीं है मेरे पे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट है, सिंपल और वेटेड। फिर उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद क्या है दोस्त? सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका सिंगल पार्ट है। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड फर्दर 2 तरीके के हैं, एक कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट है और एक बाय सुपर प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सभी मेथड का जो नजरिया है गुडविल को कैलकुलेशन करने का वो अलग अलग है। सभी अपने अपने तरीकों से गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं और सभी का वो तरीका क्या है, नजरिया क्या है, वही तो समझाना है। वही तो मेन काम है कि क्या ये सोचता है, ये वाला मेथड किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सोचता है। और लास्ट मेथड है एन्युटी मेथड। लास्ट मेथड क्या है दोस्त? एन्युटी मेथड। 12th क्लास में यहां तक पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर वैसे बेसिकली 4 मेथड है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके 2 पार्ट, एवरेज प्रॉफिट पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर एन्युटी मेथड। तो ये चारों मेथड हमें पढ़ने हैं और नेक्स्ट क्लास से हम एक एक मेथड चालू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास के अंदर 2 मेथड करें। मान लो पहली क्लास के अंदर हमने ये वाला मेथड कर लिया, फिर दूसरी क्लास में ये, तीसरी क्लास में तो एक ही हो पाएगा, देखते हैं, और चौथी क्लास में ये, मतलब 4-5 क्लास लगा सकते हैं इसके अंदर हम 1-1 घंटे की, तो आराम से ये क्वेश्चन चैप्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बेसिक मतलब, गुडविल का मतलब, नेचर क्या है, दोनों में डिफरेंट टाइप्स क्या थे, सभी चीज बताइए मैंने। अब असली चीज से मजा तो अगली क्लास से आएगा, देखना आपको फील आएगा अलग ही, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको हमेशा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।